नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शाश्वत मित्र इंजीनियर नरेंद्र कुमार सिंह से पिछले दिनों दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में मुलाकात हुई तो पुराने दिनों की कई यादें ताजा हो गईं। छात्र जीवन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आज तक नीतीश कुमार और नरेंद्र कुमार सिंह की प्रगाढ़ दोस्ती बनी हुई है। नीतीश नरेंद्र मित्रता के कुछ पुराने संस्मरणों के साथ उनकी राजनीतिक यात्रा और बिहार से जुड़े कई मसलों पर नरेंद्र जी से हुई बातचीत आप भी सुने। इसमें आप कई महत्वपूर्ण बातों का उद्घाटन पाएंगे। नरेंद्र जी ने इस संभावना से साफ साफ इनकार किया कि अब नीतीश कुमार भविष्य में कभी फिर से लालू यादव से हाथ भी मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। साथ ही उन्होंने सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से अलग करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दो ठिगने कद के उप मुख्यमंत्री चस्पा कर देने के भाजपाई नेतृत्व के फैसलों पर भी अपनी बेबाक आपत्ति जताई। बिहार प्रदेश के अंगीभूत कॉलेजों के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 20-20 साल से वेतन नहीं दिए जाने पर भी नीतीश कुमार के मित्र ने गहरा असंतोष जताया और इसमें उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, लेकिन यह उम्मीद भी जताई कि मुख्यमंत्री इस बारे में शीघ्र कोई कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि राजनीतिक गलियारे में, दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में आपसे मुलाकात हो जाना हमारी और द फायर प्रोग्राम की उपलब्धि है और हम चाहते हैं आपसे जब मुलाकात हुई तो मैं पीछे के दौर में चला गया और जैसा मैं आपसे बता रहा था कि मैं उस समय बीएन कॉलेज का छात्र था और 74, 75, 76 की बात मैं कर रहा हूँ, जिस समय वहाँ पर छात्र संघ का चुनाव था और बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स हो रही थी। और वो रात जब बीएन कॉलेज और कुल्हड़िया हाउस के ग्राउंड में आपकी देर रात को 1 बजे रात को मीटिंग चल रही थी और मैं भी एक कोने में एक छात्र के रूप में बैठा था, तो मुझे वो दिन याद आता है। वो भी दिन याद आता है जिस समय आप इंजीनियरिंग कॉलेज के आप छात्र हुआ करते थे, नीतीश कुमार छात्र हुआ करते थे और आप लोगों की दोस्ती एक मिसाल है राजनीति के लिए भी और समाज के लिए भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने दर्शकों को, अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को मैं उस दौर में आपके जरिए ले चलूँ जहाँ आप पीछे जाते हैं और आप अपने संघर्षों को देखते हैं। आप तटस्थतापूर्वक देखते हैं कि उन संघर्षों से होते हुए आप किस तरह सत्ता तक पहुँचे, आपकी पार्टी सत्ता तक पहुँची। आपने पार्टी के बहुत सारे पद देखे, रेलवे से लेकर सवर्ण आयोग के सदस्य तक रहे और तमाम महासचिव और उपाध्यक्ष तो रहे ही। आपने चुनाव भी लड़ा और चुनाव के भी आपके बड़े तीखे अनुभव हैं और यह भी अनुभव है कि जब राजनीति में लोग पैसा कमाने की दौड़ में पड़ते हैं, पैसा कमाने की वासना घेरे रहती है, उसमें उस जमाने में, उस दौर में भी आप सादगी से रहे, आपने सादगी का रास्ता चुना और किस तरह से संघर्ष झेलना पड़ा। तो मैं इन सारी चीज़ों को आपको ये सवाल भी हैं और हमारी जिज्ञासा भी है और पाठकों को ये जानना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको सीधे आपके छात्र जीवन में ले चलता हूं जिस समय नीतीश और आपकी दोस्ती परवान चढ़ रही थी। नरेंद्र जी, ये 1967 में ही हम लोग सही मायने में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैं एडमिशन दिसंबर 1967 में लेकर के आए थे। हमारे एडमिशन के पहले ही सही में वो सेशन 67 का 67 या 67-68 बैच था, 67-68 बैच, उसमें एडमिशन हो गया था। मैं भी ISC समस्तीपुर कॉलेज से पास करने के बाद उस समय एडमिशन मार्क्स बेसिस पर होता था, तो उस कमिश्नरी में मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था, लेकिन हमने फॉर्म नहीं भरा था। लेकिन बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फ्यू सीट्स वैकेंट निकला, उसमें हम आकर के एडमिशन दिए। नीतीश जी साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, इन लोगों का पहले ही एडमिशन हो गया था क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का रिजर्वेशन 50% था, 50% मार्क बेसिस पर अदर यूनिवर्सिटी के लिए था रिजर्व। उसमें हम लोग आए, हम लेट से आए। उसमें एडमिशन होने के बाद करीब 21-22 दिसंबर को जब मैं क्लास अटेंड करने के लिए गया, जो मेरा पहला था और मैं लेट से एडमिशन लिया था, उसी समय 67 के दिसंबर में, लास्ट वीक में 21 या 22 दिसंबर होगा, उसमें नीतीश जी से संजोग से वहाँ से शुरुआत भेंट हुई, मुलाकात हुई
रेफरेंस और वार्ता हुई। इसके बाद लगातार 67 से अभी तक आप कह सकते हैं 2021 या अभी तक मैं लगातार उन्हीं के साथ हूँ। करीब 54-55 साल से पूरा जीवन कहा जाए, जिंदगी कहा जाए, उसके साथ बीता है। और राजनीति भी, दोस्ती भी, और सारी अच्छा बुरा सारी चीज़ देखने का मौका मिला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नरेंद्र जी कि जैसे छात्र जीवन में आप थे और फिर राजनीति की शुरुआत जो हुई, वो जो ट्रांजिशन का दौर था, वो कैसे आया जीवन में और राजनीति कैसे उतरी जीवन में? नीतीश जी साइंस कॉलेज से और पटना यूनिवर्सिटी का जो सीट रिजर्वेशन था उसी के आधार पर एडमिशन हुआ था। लेकिन फर्स्ट ईयर में तो हम लोग साथ थे ही शुरू से ही 67 से। लेकिन इसका जो शुरू से ही था नीतीश जी का, ऐसा था कि पढ़ने लिखने का, और इस समाजवादी युवजन सभा से शुरू से ही जुड़े हुए थे। समाजवादी युवजन के सभा से जुड़ने के कारण कैंपस में जो भी समाजवादी लोग थे या यूथ लोग जो भी थे, जैसे हमारे लोग के पुराने 67 बैच के मैट्रिकुलेशन के सुरेश जी थे, सुरेश शेखर, जो कि टॉपर थे, उसका आना बहुत ही अधिक होता था। और नीतीश जी और सुरेश शेखर, जो कि अभी हम लोग के बीच अब नहीं रहे, लेकिन बहुत ही वैशाली जिला के और हाजीपुर के रहने वाले थे, जो टॉपर थे मैट्रिकुलेशन का, उसके साथ बहुत अधिक लगाव था। वो समाजवादी जनसभा से वो भी जुड़े हुए थे। हम तो उस समय सही माने में पार्टी उटी से या कोई इससे नहीं थे, दोस्ती रहने के कारण मीटिंग में हम भी कभी साथ चले जाते थे। लेकिन मेन रोल नीतीश जी का ही पार्टी स्तर पर, यूथ के स्तर पर रहता था। और यही शुरुआत में इनका जो झुकाव, पेपर पढ़ना, दिनमान पढ़ना, उस समय में धर्म युग था, वो ये लगातार ये पढ़ने लिखने का काम, स्वच्छ रहना, कोई भी कपड़ा हम लोग जो था कि पैंट शर्ट बराबर पहन लेते थे, लेकिन इसका है कि जो एक रोज पहना वो दूसरे रोज नहीं पहनता था। माने स्वच्छता शुरू से ही, साफ सुथरा पर बहुत ध्यान रहता था। अच्छा, राजनीति के क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि ये जो दौर है, जो लालू का दौर था और उसमें जो स्ट्रगल हुआ, और उसके बाद नीतीश जी का सत्ता में पदार्पण हुआ, तो इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? लालू जी तो पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी लॉ कॉलेज में आए थे। हम लोग जिसमें बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में थे, तो जिसमें ये लोग मगध यूनिवर्सिटी से, जहाँ तक हमको याद पड़ रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी से नरेंद्र सिंह और ये लालू जी दोनों लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके पहला यूनियन इलेक्शन पटना यूनिवर्सिटी का जो हुआ था, दोनों कंबाइन करके चुनाव लड़ने का काम किए थे। उस समय में हम लोग भी इन लोग को सपोर्ट किए थे, और नरेंद्र जी और लालू जी को, नीतीश जी और हम लोग। इसके बाद हम लोग ने अपना एक बिहार कॉलेज अभियंत्रण बेमसू यूनियन बिहार कॉलेज अलग से स्थापित किया। उस समय वाइस चांसलर थे सचिन दत्ता, जिसमें कि नीतीश जी को हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया था। और वहीं से बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यूनियन जो बनाए अभियंत्रण विद्यालय में, जो अपना यूनियन था, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से अलग यूनियन था। उस समय केदार पांडे भी चीफ मिनिस्टर थे, तो हम लोग ने डिमांड किया था, वो बस हाईजैक किए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद पहला हाईजैकिंग बस को हम लोग सुरक्षा भी दिए थे, सुरक्षित रखे थे, कैंपस में रखे थे, कोई तोड़ फोड़ नहीं हो। इस सब चीज़ का ध्यान हम लोग स्टूडेंट लैब से ही रखते थे। हम लोग यदि हड़ताल भी करते थे तो कॉलेज जो था 1 घंटा हड़ताल करके बाद कॉलेज को डिस्टर्ब नहीं करते थे। पढ़ाई कंटिन्यू में रहती थी। पढ़ाई करते हुए अपनी मांग को रखना, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, चाहे सरकार जो है, सरकार में कुछ डिमांड करना। और हम लोग का बहुत डिमांड था शौचालय के संबंध में, खाने के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, टाइमली पढ़ाई हो, ये सब चीज़ के बारे में था, जो कि विद्यार्थी से संबंधित था। ये सब चीज़ पर अधिक ध्यान था। क्लास हैम्पर नहीं हम लोग करते थे कभी, क्लास होना कंटिन्यू करते हुए डिमांड रखते थे।
ये सब उस समय भी जैसे बस हम लोग का डे स्कॉलर आता था, बस की असुविधा थी। लोग उस समय जो हम लोग को टी स्क्वायर लेके साइकिल से कोई डे स्कॉलर आता था, इसीलिए डिमांड की जो भी गर्दनी बाग या जो भी अन्य दूरी से जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आते हैं उसके लिए बस दिया जाए। मेस के बारे में, खाने पीने का व्यवस्था, शौचालय का व्यवस्था, पढ़ाई के संबंध में रेगुलर पढ़ाई हो, कोई बाधा नहीं हो, एग्जामिशन जो हो सही टाइम पर हो, ये सब जो स्टूडेंट संबंधित डिमांड जो होता था उसी के डिमांड के लिए हम लोग करीब 64 दिन तक लगातार हड़ताल किए थे। अच्छा। लेकिन क्लास करते हुए, ये किस साल की बात है? ये हमको लगता है ईयर जो होगा 72-73 का होगा। अच्छा। 72। नहीं, चूंकि जेपी का आंदोलन भी 74 से शुरू हो गया था। हाँ, उसके पहले भी हम लोग का ये आंदोलन हुआ। तो जेपी आंदोलन में तो आप सब लोग साथ में थे, लालू भी थे। प्रकाश आंदोलन का जो जिस समय पीरियड था उस समय में तो सब थे ही। नीतीश जी भी संघर्ष समिति एक बना था, जिस संघर्ष समिति नीतीश जी भी सदस्य थे। हम लोग उस समय में सहयोग करते थे। उस समय में जब इमरजेंसी लगा था उस समय नीतीश जी ऑलरेडी बाहर थे, उसमें निकल गए थे, लेकिन हम अब कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ही थे। तो इस सब तरह की बात थी, तो हम लोग सहयोग करते आए। संघर्ष में जब भी समय आया बेमसू गठन करके यूनियन बनाना, ये सब सारा चीज राजनीतिक क्षेत्र में यही शुरुआत हुआ था। पहले बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसके बाद जेपी आंदोलन 1974 से जो हुआ वो संघर्ष समिति का, वह फिर एक दूसरा दौर शुरू हो गया। लेकिन शुरुआत घड़ी में इसी तरह से क्रमबद्ध होते गया। तो उस दौर में तो लालू और सुशील मोदी और नीतीश ये सब तो साथ में थे। सुशील मोदी जी तो लालू जी नीतीश जी से भी सीनियर थे। और इसके बाद नीतीश जी थे। और इसके बाद संघर्ष समिति में, तो संघर्ष समिति में जयप्रकाश जी के समकक्ष तो नीतीश जी उस समय में जेल में आरा से अरेस्ट होने के बाद, इमरजेंसी लगने के बाद इनको बक्सर जेल में रखा गया था। अच्छा। और बक्सर जेल से इनको शिफ्ट कर दिया गया था भागलपुर। उसी समय भागलपुर में के जेल में ये थे। लेकिन उसी समय में टिकट पार्लियामेंट में चुनाव जो पहला दिया गया था तो लालू जी को दिया गया था और नीतीश जी को दिया गया। और जब कहा गया तो उस समय कम्युनिकेशन ऐसा नहीं था, मोबाइल था, ये सिस्टम था, समय बहुत कम था। और हमको जो कहा कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, नीतीश जी को इन्फॉर्म नहीं कर सके। वह पहला चुनाव में लालू जी तो छपरा से लोकसभा का खड़ा भी हो गए, नीतीश जी को नहीं सारा मैसेज जा पाया, जिसके कारण से नीतीश जी फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट में लालू जी के साथ खड़ा नहीं हो पाया। ये जो मैं थोड़ा सा और पीछे ले जा रहा हूँ, छात्र आंदोलन के दौर में बहुत सारे छात्र नेता बहुत ही लग रहा था कि ये एक राजनीतिक जो कैनवास है उस पर उभर कर आ रहे हैं। जैसे आप याद करिए, अक्षय सिंह थे और उसके बाद विक्रम कुंवर इधर मगध यूनिवर्सिटी से आगे उभर कर आ रहे थे। इस तरह के बहुत सारे नेता थे। गोपाल सिंह थे, अशोक सिंह, गोपाल सिंह थे, अशोक सिंह थे, मिथिलेश सिंह थे। तो ये सब जो चेहरे थे, ये इनमें से तो कुछ चेहरे दिवंगत हो गए, लेकिन कुछ चेहरे अभी जीवित हैं, लेकिन वो कहाँ हैं और उनके वो कैसे विलुप्त हो गए, इसके बारे में कुछ क्या आप बता पाएंगे? जो प्रमुख जो भी साथी हैं या जो भी अभी हैं, उसमें तो लालू जी, नीतीश जी, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ बाबू, ये वशिष्ठ बाबू और शिवानंद तिवारी हम लोग से सीनियर थे। लेकिन लालू जी भी हम लोग से सीनियर थे। सुशील मोदी जी हम लोग से जूनियर थे, साइंस कॉलेज में थे। चौबे जी जैसे चौबे जी हैं, ये सब अश्विनी कुमार चौबे जी, ये सब जूनियर थे। क्योंकि साइंस कॉलेज और बिहार कॉलेज में एकदम जुटा हुआ था। ये लोग सबको आना जाना, कैंटीन में जाने आने जाने का काम हमेशा होते रहता था। उसमें समय कोई हम समाजवादी जुड़े थे। सरजू उराई जी हैं जो कि अभी रांची में भी हैं, वो भी बहुत जुड़े हुए थे। जो अभी एग्जिस्टिंग में सरजू उराई जी हैं आपको, जो कि आप रांची में या जो भी देख, वो जमशेदपुर से जीते। लेकिन बीजेपी से थोड़ा विरोध भी हो गया शुरू। ये इंडिपेंडेंट इस बार जीते हैं, लेकिन फिर भी वो भी जुड़े हुए थे। ये सब साथी में बहुत प्रमुख साथी में थे। ये भी शिवानंद जी, वशिष्ठ भाई,
सभी कोरिलेट, मिथिलेश भाई जो हम लोग के बीच नहीं रहे, तो ये सब सभी लोग, बहुत लोग अभी भी हैं, लेकिन मुख्यतः तब नीतीश जी और लालू जी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और सुशील मोदी जी आपको देख रहे हैं, ये सब रवि और भी जो भी बहुत लोग थे, और बहुत लोगों ने सहयोग किया है। लेकिन इस तरह की बात है। लेकिन नहीं, अब सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ बीच में इंटरप्ट करने के लिए, चूँकि समय को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए ये पूरे के दौर को हम बीच में काट के और फिर हम पहुंचते हैं जब नीतीश जी सत्ता पर आए, और वो जो है एक छत्र उनका राज्य कायम हुआ। और ये उस दौर में कायम हुआ जब लालू जी के जो लंबे शासनकाल में जिस तरह से प्रदेश में अराजकता फैली, और जिस तरह से बिहार को लेकर एक एक मजाकिया छवि पूरे देश भर में और पूरी दुनिया में स्थापित होने लगी, ऐसे में एक नीतीश के रूप में एक गंभीर चेहरा सामने में आया। और इस गंभीरता का, इस छवि का क्या असर हुआ, और उसको आप कैसे देखते हैं? ये पूरे देश में उसका क्या असर रहा, और वाकई ज़मीनी लेवल पर कोई असर दिख रहा है या इसके पीछे और कोई बात है? इसके बारे में तफसील से आप ही बता पाएंगे। नीतीश जी जो पहला चुनाव लड़े वो 1977 में चुनाव लड़े, 77 में चुनाव लड़े, इसके बाद फिर 80 में चुनाव लड़े, जो कि उस समय में लोकदल और जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। इसके बाद 2 चुनाव हरनौत से चुनाव लड़े थे विधानसभा, जिसमें कि वो हार गए थे। इसके बाद 1984 में जो चुनाव हुआ उसमें वो तीसरी बार जो चुनाव विधानसभा का लड़े थे। इसके बाद लगातार वह विधानसभा से जीते। इसके बाद वो पार्लियामेंट में 1990-91 में राम लखन सिंह यादव जी को 90 बार लोकसभा क्षेत्र से पहला जो लोकसभा जीते थे, उसमें भी हम लोग उसमें बहुत एक्टिव होकर के चुनाव देख रहे थे। और उस समय में शुरुआत स्टेज में पार्लियामेंट 90 में, इसके बाद राजनीति में प्रवेश हुए और लगातार जीतते हुए आए हैं। और अभी लगातार आप देख रहे हैं कितने बार पार्लियामेंट में, विधानसभा में, अभी तो विधान परिषद के सदस्य के रूप में, और मुख्यमंत्री लगातार ये करीब 16 वर्षों से हैं। जिस समय में नीतीश जी आए उस समय में बहुत ही अराजकता की स्थिति थी। लोग जंगल राज, लॉ एंड ऑर्डर कुछ था ही नहीं, कुछ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। जो 15 साल का लालू जी का शासन रहा, उसमें भी लालू जी को बनाने में, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से जिस समय लालू जी को बनाया जा रहा था उसी समय में मैं नीतीश जी को कहा कि वैसे तुम बनाने के लिए बनाओ, लेकिन आगे जा कर के लालू जी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसी समय में हमने कहा था। और लेकिन उनका कहना था कि हम लोग के साथी हैं, हम लोग के एज ग्रुप के माने सहकर्मी हैं, साथी हैं, ये मौका दिया जाए। क्योंकि उस समय में जो भी और मधेपुरा सहरसा के कर्पूरी जी के कुछ और भी जो पुराने समाजवादी थे, उसको नीतीश जी ने सोचा कि वह लोग जो आएगा इससे अच्छा है कि कर्पूरी जी के जगह पर लालू जी आवे। उसमें शरद जी का भी बहुत रोल था, मैं व्यक्तिगत रूप से देखा। उस समय का अशोक सिंगार का एक ग्रुप, गोपाल सिंह का ग्रुप, श्री विजय कृष्ण का ग्रुप बैठक चल रहा था। तो ही वशिष्ठ बाबू नीतीश जी हमको वहाँ गोपाल सिंह से और अशोक सिंह से वार्ता करने के लिए, वोटिंग के समय में जो आप देखे होंगे राम सुंदर दास जी जो खड़ा हुआ थे, तो ये लोग चंद्रशेखर जी के ग्रुप का ये लोग एमएलए थे। उसमें अशोक सिंह हुए, विजय कृष्ण जी हुए, और भी जो लोग भी थे। मैं जा कर के बातचीत किया था अशोक जी से, और भी जो लोग थे जिसके बारे में ये लोगों ने बताया था। तो वो वोटिंग के एक रोज पहले की रात की बात है। तो ये सब तरह की बात होती थी जहां हमको भेजते थे, हम वार्ता करके सब ठो जो भी प्रोग्रामिंग होता उसमें विजय कृष्ण जी का बहुत ही अच्छा रोल होता था उस समय की जो बात थी। तो ये सब तरह का क्रमबद्ध चलते रहा और एक दूसरे को सहयोग लोग करते थे। और यही धीरे धीरे क्रमबद्ध होते होते जो 90 में जो वो 84 में असेंबली जीतने के बाद कंटिन्यू राजनीति में रहा। और इसके बाद पार्लियामेंट में 90 में आने के बाद, 90 राम लखन सिंह को हराने के बाद
पूरे देश में, भारतवर्ष में एक छवि हुआ कि रामलखन सिंह को परास्तीय युवक जो कि 80,000 वोट से नीतीश जी उस समय हराए थे। तो ये बहुत बड़ा एक जागृति लोगों में हुआ कि यंग आदमी है, छवि अच्छा है, ये अच्छा करेगा बिहार के लिए। और जो कि आप 16 साल के बाद आप देख रहे हैं, जो विकसित बिहार, जो सारा जो आपके सामने में है वह मौजूद है, यह जमीन पर दिखाई पड़ रहा है। वैसे जिस आदमी अपने चश्मा से लगा करके कोई ऐसा देखना चाहता है कि नहीं गलत ही बोलना है, तो वो दूसरी चीज़ है। कोई भी यदि आज पटना जाए या कहीं भी जाए, 5 घंटे में आप कहीं से कहीं जा सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ, रोड, पुल, पुलिया, बिजली, देहात में जाइए 22-23 घंटा बिजली रहता है, सारी सुविधा धीरे। लेकिन विकास तो क्रमबद्ध चीज़ है, वह कभी ख़त्म नहीं होता। ये तो शुरू से लेके अंत तक ये जो सोचेगा कि कंप्लीट हो गया, ये होगा नहीं, ये चलते रहेगा। ये प्रोग्रेस जो नीतीश जी जो कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखे होंगे गंगा ब्रिज पहले एक था, अब 8 ब्रिज के बारे में हो रहा है। 40 किलोमीटर पर गंगा ब्रिज हो। पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग जाते थे तो 10 किलोमीटर पर, 20 किलोमीटर पर देखते थे। यहाँ बिहार में तो सिंगल एक आप गांधी सेतु देखे। अब क्रमबद्ध जो भी बढ़ते गया और बहुत तरह का विकास हुआ है और हो रहा है। चाहे यूनिवर्सिटी बन रहा है हर एक जगह, सभी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हर एक जिला में हो रहा है, पॉलिटेक्निक हो रहा है, पढ़ाई के क्षेत्र में अस्पताल, मैंने सारी बात। चाहे सबसे अधिक आप इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, पुल, पुलिया, बिजली, ये प्रमुख है जो कि सब गाँवों में पहुँच गया है। जल नल योजना भी चल रहा है जो कि आपको पूर्णतः हुआ नहीं है, अभी हो रहा है। आप देखिए कितना शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया है, ये यूनिक है। 50% महिलाओं को आरक्षण देना पंचायत लेवल पर पूरे देश में पहला बिहार है जो किया है। इसलिए और सबसे पहले सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग का गठन करना, उच्च जातियों के गरीबों के लिए करना, ये पूरे देश में पहला है कि उसका आयोग का गठन। तो आप तो आयोग के सदस्य रहे हैं। सदस्य हैं, इसलिए सारी बात जानते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि यह जो गठन हुआ उसमें राजग गठबंधन में भाजपा जदयू दोनों ने मिल करके ये सवर्ण आयोग को, उसका ऑफिशियली नाम है उच्च जातियों के लिए राज आयोग, लेकिन लोग सवर्ण आयोग कहते हैं। और विकास के लिए हम लोगों ने रिपोर्ट दिया जिसको कि आपको लागू किया गया। सवर्ण के हित के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए आपको छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि, माने जो भी हुआ इसका इनकम का भी पैमाना। तो सवर्ण आयोग अभी काम कर रहा है कि नहीं? सवर्ण आयोग है अभी, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन रिकंस्टिट्यूट नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, रिकंस्टिट्यूट सही मायने में नहीं हुआ है। और सही मायने में इसके बाद भी आरक्षण दिया गया इकोनॉमिकली। जो उच्च जातियों में गरीब हैं उसके लिए जो 10% का आरक्षण दिया गया है। तो हम तो चाहेंगे कि सवर्ण आयोग का फिर से गठन हो और जो भी सुविधा सवर्णों को दिया गया है उच्च जातियों में, जैसे कि आपको 7 जाति है, राजपूत हुए, ब्राह्मण हुए, भूमिहार हुए, कैस्ट हुए, शेख, सैयद, पठान है, जो जिसका कि आरक्षण नहीं था उसके लिए सवर्ण आयोग का गठन किया गया। तो ये सब सारी सुविधा दी गई है। तो इसका भी सही माने में ये देखने के लिए ये आयोग का रिकंस्टिट्यूट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आरक्षण लागू हो रहा है कि नहीं, जो सुविधा सरकार द्वारा दिया जा रहा है, चाहे छात्रवृत्ति का हो, प्रोत्साहन राशि का हो, चाहे रिजर्वेशन 10% हो, ये सही माने में जमीन पर उतर रहा है कि नहीं, ये आयोग को गठन करने के बाद यह नियमावली बना करके रिव्यू करना चाहिए। मेरा तो आग्रह होगा कि जितने भी आयोग हैं उसको फिर से रिकंस्टिट्यूट कर करके जमीन पर वह क्या लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना इम्प्लीमेंटेशन हर एक हो रहा है या नहीं रहा है, इसकी समीक्षा होना बहुत ही आवश्यक है। मैं बीच में एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में बताया और तमाम जो चीज़ें विकास के बारे में बताई, वो तो ज़मीन पर भी कुछ दिख रहा है। और जब हम उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करते हैं, सड़क के जरिए जब जाते हैं, तो हम वो देखते हैं कि सड़क का पहले क्या था और अब क्या है।
और वो जो ओमपुरी के गाल से लेकर हेमा मालिनी के गाल तक का जो फ़र्क है वो दिखा है। तो लेकिन ये बड़ा आश्चर्य का विषय लगता है कि नीति आयोग ने कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा एक राज्य है। इसकी समीक्षा अलग से होगी और इस पर एक अलग से विस्तृत बातचीत होगी। लेकिन मैं आपको उस दौर में ले जाना चाहता हूँ जब आप नीतीश के इतने आप पक्के साथी रहे और सहपाठी ही नहीं रहे, आप जीवन के उनके साथी रहे एक तरह से। और लेकिन राजनीति में जिस तरह से आपको उनके साथ हम कदम होना चाहिए था, वो लगता है कि वो ऐसा नहीं हुआ। और आप एक बार चुनाव भी लड़े थे। मैं दिल्ली में था, मैंने सुना था कि आपने अच्छा खासा चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें जो व्यवहारिक चीज़ें हैं उनकी वो जो ज़रूरतें थी वो ज़रूरतें आप पूरी नहीं कर पाए। तो उसको लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा ये है कि पार्टी में ही विभिन्न पदों पर आप रहे, लेकिन उसकी निरंतरता क्यों नहीं कायम रही, और इसमें कहाँ गैप रहा, क्या आप मानते हैं? चुनाव में जहाँ तक सवाल था, हमने 3 बार असेंबली चुनाव लड़ा, 1990, 1995 और 2005। 1990 में हमें जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। 1995 में हम समता पार्टी, जब नीतीश जी अलग होकर के समता पार्टी बनाए थे, जिसका मशाल छाप था यूनिक, जो लालू जी से अलग होकर के नीतीश जी खड़ा हुए थे, तो उस समय 95 में लड़े। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड हुआ। जनता दल यूनाइटेड जो कि आप अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो तीर छाप आपको शमूल है उस पार्टी का हो, तो उसमें भी हमने 2005 में लड़ा था। उसमें हम बहुत कम मार्जिन वोट से लूज किए और लालू जी के पार्टी का जो कैंडिडेट था वो जीता था, और हमारी मार्जिन करीब 30,000 वोट मुझे था और उसको करीब 32-33,000 वोट थे, बहुत कम मार्जिन से। वही हमारी ज़िंदगी का राजनीतिक का टर्निंग पॉइंट हुआ। उसमें हमने अनुभव किया था, जो आपने पूछा क्या अनुभव है, तो हम लोग जो थे कि नीतीश जी के साथ रहने के कारण हम लोग का कमाने का ढंग या रहने का ढंग बहुत सिंपल, और मैं बहुत सादगी से और जीवन व्यतीत किया। मैं आज तक कभी भी किसी को ठग करके, गलत काम कर करके पैसे कमाना और ये सब चीज़ को महत्व नहीं दिया। वैसे हमारे परिवार से, घर से लोग था, प्रॉपर्टी था, एसेट था, उस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नीतीश जी के साथ रहकर नीतीश जी कैसे डेवलप करें, बढ़ें और पद पर जाएं, ये भी सोच शुरू से रहा है, जिसमें कि मुझे बहुत ही सफलता मिली। और नीतीश जी आज मुख्यमंत्री हैं तो मुझे प्रसन्नता व्यक्तिगत तौर एज ए दोस्त बहुत ही अधिक होता है, और भावनात्मक लगाव ही है कि दोस्ती के नाम पर ही मेन समझा जाए कि समझते हैं कि दोस्त चीफ मिनिस्टर है। जहाँ तक पद की बात आपने कहा, तो हम आज तक नीतीश जी को कभी भी ये नहीं कहे हैं कि मुझे ये पद चाहिए या इस तरह की बात चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कारण से उनको कोई तकलीफ हो या असुविधा हो, लेकिन राजनीति में बिहार को देखने की बात है, पूरे बिहार को सोचने की बात है। अच्छा, जब भी अपना वो समझते हैं तब अपना जरूरी आवश्यकता के मुताबिक अपना जैसा कहते हैं हमें करने के लिए तैयार रहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है आज के उस दौर में जिसमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही दोस्ती का और संबंधों का आधार बनती है। वहाँ पर आप जैसे आप सरीखे मित्र भी इस धरती पर मौजूद हैं। ये एक बड़ी उम्मीद दिखती है, संबंधों को लेकर जो उम्मीद दिखती है वो बड़ी सार्थक बात होती है। लेकिन इसमें अब हम बात को शॉर्ट करेंगे। हालांकि बहुत सारी बातें जो हैं अंदर में रह गई हैं और लगता है कि आपसे वो अध्याय खुलता जाए और हम चीज़ों को जानते जाएं। लेकिन अभी जो बदलता हुआ दौर है, अभी जब जैसे फिर लालू को लेकर सक्रियता है, और वो जो तेजस्वी तो तेज जो हैं वो तो लालू के चलते ही हैं, लेकिन लालू के 2 पुत्रों में जो झगड़ा है और उसकी जो राजनीतिक तनातनी है, और लालू जी का फिर से बिहार के राजनीतिक इसमें पदार्पण है,
उसमें मोदी जी ने कल संविधान सभा की पिछले दिनों जो संविधान दिवस को लेकर जो मोदी जी ने बात कही, उसमें उन्होंने इशारा भी किया कि जो लोग भ्रष्टाचार के मसले में न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जा चुके हों, ऐसे लोगों को हम फिर से महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम कौन सा समाज रच रहे हैं। ऐसी ये जो चिंता मोदी जी की है, ये मोदी जी, आप उससे राजनीतिक तौर पे सहमत हो या असहमत हो, ये अपनी जगह है, लेकिन मोदी जी ने ये बात तो बहुत ही मुद्दे की कही है कि अगर हम भ्रष्टाचारियों को महिमा मंडित करते हैं और उन भ्रष्टाचारियों को जिनको टेक्निकली, अभी तक तो टेक्निकली बचते थे, लीगली बचते थे कि न्यायालय से दोषी कहाँ दिया गया है, लेकिन अब तो न्यायालय से दोषी करार दिए जा चुके हैं, ऐसे लोगों से राजनीति को आगाह करने के लिए आप नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? और अभी जो बदलता हुआ दौर है, जिस तरह से बीजेपी से थोड़ी सी तिक्तता बढ़ रही है, तो ऐसा तो नहीं कि फिर से लालू जी के साथ जाने के बारे में सोच रहे हो? जहाँ तक लालू जी के साथ जाने का सवाल उठता है, तो नीतीश जी के सोच में और लालू जी के जो 15 साल का शासन रहा और उसका करने का ढंग और सोच रहा, तो वह तो साबित हो गया है कि लालू जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। लेकिन अभी तक 16 साल के शासन में व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति नीतीश जी को भ्रष्टाचार से संबंधित किसी भी बिंदुओं पर अभी तक आरोपित भी नहीं कर पाया है। आरोप तो आजकल बहुत साधारण चीज है, कहने की चीज है, कोई आरोप लगा दे, लेकिन इतने 16 वर्षों तक का शासन में आरोप भी नहीं गढ़ सका। यही आज के युग में हर एक युवक को, हर एक आदमी को इससे सीख लेनी चाहिए कि राजनीति में रहते रहते ये हम तो मानते हैं काजल की कोठली है। काजल के कोठली में रहने के बावजूद भी जहां सही माने में चारों तरफ अवसरवादी लोग हैं, भ्रष्टाचार के मैक्सिमम लोग प्रतीक बन गए हैं, चाहे जिस रूप में आप देखिए, गांव से लेके शहर तक सभी जगह हर एक आदमी का स्वार्थ जो है सर्वोपरि हो गया है। और भ्रष्टाचार क्या कहेंगे, अब तो गांव-गांव में भ्रष्टाचार के लिए, पैसा कमाने के लिए, चाहे जो भी पद पर भी लोग रहते हैं, कैसे प्राप्त करें वह देखने का मौका मुझे मिला है। तो जो देखने और हम लोग के समय में और आज के सोचने के समय में जो सोच आ रहा है, बहुत ही अंतर है। और अब जो है सो मेटलिस्टिक थिंकिंग अधिक डेवलप हो रहा है। अब जो है सेवा भाव कम गया है। नीतीश जी जो कहते हैं सेवा है, या ऊपर में बीजेपी के जो भी हैं, मोदी जी हैं, अभी माननीय प्रधानमंत्री हैं, तो ये लोग सेवा भाव से के प्रतीक हैं। लेकिन अभी के जो लोग हैं, अभी जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो तुरंत चाहते हैं कि हम विधायक बन जाएं, तुरंत चाहते हैं कि एमपी बन जाएं, तुरंत चाहते हैं करोड़पति हो जाएं। और जो भी, जहाँ तक आप लालू जी का प्रश्न किए, तो लालू जी और नीतीश में जस्ट लाइक कंट्रास्ट बिटवीन पॉवर्टी एंड रिचेज, क्या बात। दोनों में बहुत ही अंतर है। इसके सोच में और उसके सोच में हमने जो कहा कंट्रास्ट बिटवीन पॉवर्टी एंड रिचेज, वही स्थिति है। सोच ही नहीं है। मुद्दा हो सकता है कि सोच एक हो, गरीब गुरबा की तरक्की के लिए भी सोचते थे, वह लालू जी नहीं रहे। जो लालू जी 15 साल पहले पटना विश्वविद्यालय में रिक्शा पर चढ़ के, कोई सुनने वाला नहीं रहता तो माइक से बोलते रहते थे, बिना माइक के बोलते रहते थे। वह भी पीरियड मैं सेनेट हॉल में देखा, कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लॉ कॉलेज से निकलते थे तो हम लोग बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हम लोग के तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट के थे, हम लोग का पढ़ाई लिखाई टाइमली, उस समय बहुत भी 5 साल का कोर्स होता था, पढ़ाई लिखाई दूसरे तरह का होता है। तो ये लोग तो लॉ कॉलेज में जाते थे, राजनीति करने के लिए आए थे, चाहे वो नरेंद्र जी हों, चाहे अभी आपको नरेंद्र जी उस युग के आदमी हैं, आपको लालू जी हैं, जैसे आपने कहा कि जयप्रकाश आंदोलन के, बहुत सुशील मोदी जी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत अभी लोग जो हैं, तो जो भी लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सुशील मोदी जी को आप देख सकते हैं। नहीं तो क्या फिर ये माना जा सकता है कि नीतीश जी अब आने वाले समय में, राजनीतिक भविष्य में, लालू के साथ फिर दोबारा नहीं जाएंगे?
जहाँ तक मैं जो देख रहा हूँ, मैं तो सब स्थिति का देखा हूँ। अभी जैसे राजद के अध्यक्ष हैं जगता बाबू, मुझे एक बात ही प्रसंग में याद आ गया कि जब नीतीश कुमार जी 1955 में समता पार्टी गठन का करके गठन करने के बाद जब चुनाव लड़े थे, तो जगता बाबू हमको कहे थे कि नीतीश जी लालू जी से क्यों अलग हुए, ये कभी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उस समय में हम जगतानंद बाबू जो अभी राजद के अध्यक्ष हैं, इस माध्यम से मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब नीतीश जी के 6 एमएलए हुए थे, तो हमने उनको कहा था कि जगता बाबू, लालू जी के विरुद्ध में नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा है तो एक अपने लीडरशिप में किया है, लालू के नेतृत्व में पीछे रह के नहीं चुनाव लड़ा है। तो आज जनता ने 6 एमएलए दिया है। एक समय आएगा जो अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और भी बहुत तरह का मुद्दा है, जगता बाबू से भी बहुत तरह की बात हुई। अभी राजीव बाबू ललन जी हैं, ये जो अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी हम लोग समय बिताने, मेरा तो सबके साथ समय बिता है और सबके साथ अच्छा संबंध है। हमको आज तक किसी से न भेद है, विभेद है, कोई चीज़ का न मनमुटाव है, न किसी तरह की कोई भेद नहीं, क्योंकि कभी हमको इच्छा ही नहीं हुई। और आज ललने जी हैं, आज तक हम उनको नहीं कहे कि मुझे ये दे दीजिए, जो कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रामचंद्र बाबू हैं, उनको भी हमने कभी इस तरह की बात नहीं कहा, जो कि आपको मंत्री भी हैं अभी देश के, आप देख ही रहे हैं। जी जी जी। तो लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ठीक है कि आप चूँकि नीतीश जी के साथी भी हैं और उनकी पार्टी में एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप गार्जियन की तरफ ही हैं, तो बहुत सारी बातें आप स्क्रीन पर हो सकता है कि आपको कहने में दिक्कत भी हो। लेकिन नीतीश जी के बारे में जो आपने बात कही है, उनकी साफ छवि को लेकर, उनकी पारदर्शिता को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, ये बात तो ज़मीन पर दिखती भी है। बहुत सारे ऐसे ये हैं जिसमें उनकी जो साफगोई है, उनका जो चरित्र है वो सामने आया है। लेकिन ऐसा ही वो उन सब लोगों के साथ नहीं है जो उनके इर्द गिर्द दिखते हैं। अभी जिनका नाम आपने लिया, या उसके पहले बहुत सारे ऐसे भी लोग उनके दाएं बाएं रहे हैं, जो नीतीश का जो पैमाना है जीवन जीने का, सिद्धांतों का, उसूलों का, वो पैमाना, वो मानदंड उन लोगों का नहीं रहा है। बहरहाल हम किसी विवाद में अपनी इस बातचीत को नहीं रखना चाहते। हम दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, उस तरफ जहां पिछली बार सरकार में जिस तरह से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ सरकार चल रही थी, सुशील मोदी साथ में थे और सुशील मोदी एक समझदार उप मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो एक बहुत ही बेहतर और सकारात्मक टीम की तरह एक काम हो रहा था। लेकिन ये कौन सी राजनीति बदली, ये कैसी राजनीति हुई कि सुशील मोदी को किनारे कर दिया गया। सुशील मोदी जिसके बारे में सोचा जा रहा था कि वो भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन सुशील मोदी को बीजेपी ने कैसी राजनीति की कि उनको किनारे कर दिया। और फिर अब नीतीश कुमार के दाहिने और बाएं 2 उप मुख्यमंत्री ऐसे रख दिए जो कि मतलब हम अगर बहुत इस परिनिष्ठित भाषा में अगर कहें तो दोनों उस कद के नहीं हैं, उस काठी के नहीं हैं जिस काठी के सुशील मोदी जैसे लोग रहे हैं। तो ये जो राजनीति का जो दौर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, कहाँ तो ये तय था कि नीतीश जी आए हैं तो राजनीति का दौर ऊपर आएगा, लेकिन ये कौन सा दौर है कि राजनीति नीचे स्खलित होती हुई दिख रही है। इसमें तो जहाँ तक आपने कहा कि सुशील मोदी जी को हम लोग तो सोचते ही हैं कि क्योंकि जदयू के साथ भाजपा और सुशील मोदी जी और नीतीश जी के जो साथ कॉम्बिनेशन था, तो बहुत ही अच्छा शासन और अंडरस्टैंडिंग के साथ भाजपा जदयू पूरे बिहार को विकास को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रोल रहा, अच्छा काम किया सभी फ्रंटों पर। लेकिन अब ये भाजपा का अंदरूनी राजनीति है, उसका अपना सोचने का ढंग है कि मेरा कौन नेतृत्व करेगा, इसमें क्या राजनीति हुई। लेकिन हम लोग तो जो कॉम्बिनेशन पहले था उसको ही बेटर मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूँ। और मेरा जो है कि हम जानते हैं कि उनके रिजिम में जितना कॉन्स्टेंटली कहिए स्थिर रूप से जितना काम हुआ,
उस तरह का काम अभी होने में दिक्कत हो रही है और बहुत ही अधिक दिक्कत हो रही है। तो ये दोनों तरफ से जो नीतीश जी सैंडविच हो रहे हैं, दोनों तरफ से जो दबाव हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दबाव जो है वो भविष्य की राजनीति पर भी असर करेगा? हमको तो नहीं लगता है कि भविष्य के राजनीति में नीतीश जी कोई ऐसा कदम उठाएंगे। कारण कि जो आदमी 16 साल में करीब करीब 14 साल तक भाजपा जदयू का गठबंधन को बरकरार रखा है और विकास और जनता के विकास के लिए दोनों साथ आए हैं, और वह मुद्दा अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। विकास जो क्रमबद्ध जो है वह रूप में चल रहा है, क्योंकि शासन ऊपर में अभी भाजपा का शासन है और ये आप कह सकते हैं कि बिहार में दोनों आदमी का गठबंधन है। तो अब जब बिहार का विकास नहीं होगा, ऐसे स्थिति में विकास नहीं होगा, तो अलग रह करके विकास कैसे हो सकता है? अभी तो दोनों हैं, दोनों सरकार, ऊपर नीचे की सरकार रहने के कारण और भी बिहार में तरक्की होगी और भी विकास होगा। आप देखिए ना, अभी जितना भी मिला है 50,000 करोड़ रोड के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, पुल पुलिया बनाने के लिए, 6 लेन 8 लेन बनाने के लिए आपको 50,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा मिला है। तो जो बिहार में जो भी जगह है विकसित करने के लिए सब फ्रंट पर मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो प्रोसेस है विकास, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इच्छा है कि विकास हो और नीतीश जी को भी इच्छा है विकास हो। इसीलिए मेरे समझ में नहीं लगता है कि ये गठबंधन कोई दिक्कत में आएगा, टूटेगा। नहीं, मेरा एक सवाल ये था, जब आप बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर का और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बारे में उस समय बात कर रहे थे, उसी समय मेरे ध्यान में एक बात आई थी। वो बात आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो सामने दिख भी रहा है, लेकिन डेवलपमेंट समग्रता में जो आपने कहा ना कि कंसोलिडेटेड डेवलपमेंट की जो बात कही, उसमें शिक्षा का भी एक मसला आता है। और शिक्षा के मसले में आपने देखा है इधर बहुत ही तटस्थतापूर्वक मैं बात अगर करूं तो बिहार के राज्यपाल जिस तरह से विवाद में फंसे हैं, जिस तरह से वीसीज के घर में ईडी का रेड, आयकर विभाग और तमाम विजिलेंस की छापामारियां चल रही हैं, ब्लैक धन, काला धन पकड़ा जा रहा है और आदि बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ आप क्या ये नहीं मानते कि राज्यपाल के इन्वॉल्व होने से सरकार की, राज्य की छवि पर असर पड़ता हो? पहली बात है। दूसरी बात यह कि अरसे से जो संघर्ष कर रहे शिक्षक थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और सरकारी कॉलेजों के शिक्षक थे, उनको 20-20 साल से उनको सैलरी नहीं मिली और वो लगातार यूनिवर्सिटी में सेवा दे रहे हैं। और यहाँ तक कि कोर्ट भी कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है कि इनका पैसा दे दो भाई। ये तो बड़ा ही अमानवीय कृत्य है कि उनको पैसा नहीं मिला। तो इस मामले में नीतीश जी का ध्यान क्यों नहीं जाता है? ये शिक्षकों का जो मसला है, शिक्षक भी तो एक वोटर हैं, शिक्षक भी तो एक वो समुदाय है, एक जनता का, एक नागरिकों का हिस्सा है। तो उनको सैलरी नहीं मिल रही, 20-20 साल से सैलरी नहीं मिली और वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं, ये अगर सोच के भी तो लगता है रूह कांपने लगती है। और ऐसे समय में, जिस समय वीसी इन्वॉल्व हो रहा हो और चांसलर इन्वॉल्व हो रहा हो, ऐसे में नीतीश जी क्या सोचते हैं और क्या इसके बारे में कुछ रणनीति वो इन चीज़ों से उबरने के लिए कर सकते हैं? शिक्षकों को पैसा नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फिर भी जो नीचे के लोग हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दबा के बैठे हुए हैं। तो इससे उबरने के लिए कोई उपाय है कि नहीं? सबसे बड़ी बात है, आपने 4th फेज के बारे में कहा है, अंगीभूत कॉलेज के बारे में जी। तो इस संबंध में मुझे जहाँ तक अवगत है कि मैं चाहूँगा कि 4th फेज का जो भी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने जबकि हाई कोर्ट को रिव्यू करने के लिए दिया कि जो भी आदमी हो या कोई भी गलत चीज़ हुआ हो या उसकी जांच करके, तो बहुत ऐसे केस देख रहे हैं और मेरे आलोक में भी आया है और हमने भी देखा है कि जैसे कि सिंगल बेंच ने, हाई कोर्ट पटना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, वह निर्देश पर उसने आदेश दिया, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा, और शिक्षा विभाग ने समय को टालने के लिए जो सिंगल बेंच था, वैसे केस को
जो कि आदेश दे दिया था, सारी चीज आपने कहा वेतन देने के लिए, सारे सुविधा देने के लिए, जो अभी रेगुलर कॉलेज में क्लास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे 20 साल 30 साल से जो आदमी कर रहे हैं, जो कि योग्य भी शिक्षक हैं, जिसको कि मेरिट भी है, ऐसे ऐसे लोग भी बहुत लोग हो गए हैं जो कि मेरिट नहीं है, लेकिन ऊपर से आदेश प्राप्त होने के कारण उन लोगों को सारी सुविधा मिल रही है। यूनिवर्सिटी को 414 के आदेश पर दिया गया था आदेश समायोजन करने के लिए, 414 के आदेश पर समायोजन भी कर लिया गया, उसको लागू नहीं किया गया। 181, 36 इस सब को लागू करने के लिए कहा गया था। सिर्फ एक सरकारी पूर्व की सरकार द्वारा जो एक आदेश निर्गत नहीं किया गया, 38C, 45 या जो भी 181 जो भी था, सर्कुलर को एक आदेश दे करके सरकार को मान लेना चाहिए। जो सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसके आलोक में निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए मेरा आग्रह खास करके शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री से आग्रह होगा कि स्वयं ये रिव्यू करके देखे और इस केस जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दे करके हाई कोर्ट में डबल बेंच पर गया है, उसको रिव्यू कर करके तुरंत ही सारे केस को निपटा करके सभी को भुगतान करने का आदेश जो भी कार्य कर रहे हैं सभी को देने का कष्ट करेगा, या विशेष मेरा आग्रह होगा इसके लिए। जी, और शिक्षा की जो छवि, शिक्षा जगत की जो छवि नीचे गिर रही है, उसको लेकर भी आप चलते चलते कुछ बात कह दें। जहाँ तक सवाल है, ये पेपर में अभी देखने का मुझे मौका मिला है कि बहुत जो भ्रष्टाचार, जो वाइस चांसलर है, इस सब तरह की बात है। और जो मेरे संज्ञान में जो भी मुख्यमंत्री को आया है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये भ्रष्टाचार या मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले पर। वह सवाल ही नहीं उठता है, चाहे वो राजभवन का हो या कहीं का हो। नीतीश कुमार इससे किसी भी कॉस्ट में समझौता नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। वाकई दशकों पहले कॉन्स्टिट्यूएंट यानी अंगीभूत घोषित हो चुके कॉलेजों के शिक्षकों को 25-30 वर्षों से वेतन नहीं दिया जाना सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। कॉलेजों में उन्हीं प्राध्यापकों के बूते बाकायदा शिक्षण कार्य लिया जा रहा है। छात्रों की फीस से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की कमाई हो रही है, लेकिन बड़ी तादाद में उन्हीं प्राध्यापकों को वेतन से वंचित किया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें जीवन यापन के लिए भी कोई सहायता राशि न दी गई और न दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद भी जिन नौकरशाहों ने संबंधित कुलपतियों से साठ-गांठ करके प्राध्यापकों की सैलरी रिलीज नहीं होने दी, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बिहार में क्या वाकई कानून और न्याय का राज है? श्रम के एवज में वेतन पाने के मूल अधिकार से आपराधिक तरीके से वंचित किए गए प्राध्यापक पिछले 30 साल से इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।